मेलुकोटे में योग नरसिम्हा मंदिर से कुछ ही दूरी पर 22 जनवरी 2024 को चील घूमते हुए नजर आई। इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां जमीन पर कोई जानवर या इंसानी शव पड़ा हुआ हो। इसलिए अब जल्दी से सभी लोग उस जगह पर भाग कर जाते हैं और पास जाने पर अजीब सी स्मेल पूरे वातावरण में फैली हुई थी। काफी सारी मक्खियां वहां पर भिनभिना रही थी। अब पर्टिकुलर जगह को घेर करके भिनभिनाती हुई मक्खियों को देखकर नजर आ रहा था कि वहां हो सकता है कि किसी का शव दफन हो, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां जमीन में कुछ न कुछ तो जरूर दफन किया गया है। अब यही देखने के लिए सभी लोग जल्दी से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ा सा ही जमीन को खोदा गया था कि वहीं पर एक दुपट्टा सभी को नजर आ जाता है और उसी भीड़ में एक खड़ा हुआ लोकेश नाम का व्यक्ति उस दुपट्टे को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि जमीन में दफन कोई और नहीं बल्कि लोकेश की पत्नी दीपिका थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक अध्यापिका एक टीचर को कोई क्यों और किस लिए मार सकता है। दीपिका एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी, तो आखिर किसने और क्यों इतनी बेरहमी से उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया होगा। शायद हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने या फिर किसी और ने उसे मारा है। इसका जवाब दीपिका की पुरानी पास्ट लाइफ को जानने से ही हमें मिल सकता है। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये क्राइम स्टोरी का एक और न्यू और फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी जिसने पूरे देश दुनिया को हिला कर रख दिया था। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मांड्या मनकनहाली गांव में रह रही एक 28 साल की लड़की दीपिका से, जो कि शादीशुदा होने के साथ साथ ही उसका एक 8 साल का बच्चा भी था। दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। वो दिखने में हीरोइन से कोई कम नहीं थी और उसकी इसी लुक की वजह से ही सभी लोग उसकी वीडियो को देखना पसंद करते थे। दीपिका के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया कि दीपिका एक टीचर थी और इसी वजह से वो मनकनहाली से मांड्या जाना उसे पड़ता था, जिसकी दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर थी। इसलिए उसे सुबह स्कूल के लिए जल्दी निकलना पड़ता था। घर से वो स्कूल के लिए बस स्टैंड पर जाती थी और बस स्टैंड के पास से ही वो एक पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी को पार्क करने के बाद बस से ही आगे का सफर तय किया करती थी। यानी कि वो बस से ही आगे स्कूल जाया करती थी और यही उसका डेली रूटीन था। वो रोज ऐसे ही आती जाती थी। ये ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से 20 जनवरी 2022 को दीपिका की बस मिस हो जाती है और इसलिए वो स्कूटी से स्कूल जाने का फैसला करती है और वो स्कूटी से ही स्कूल चली भी जाती है। और ठीक दोपहर 1:30 बजे के आसपास उसके पति लोकेश ने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। अब फिर कुछ और समय बीत जाता है और स्कूल से छुट्टी हो जाती है और काफी इंतजार करने के बाद भी दीपिका अपने घर नहीं लौटती है और इसलिए लोकेश परेशान होकर अपने जानने वाले सभी मित्रों और स्टाफ के लोगों को कॉल करके पूछता है कि क्या दीपिका वहां से निकली है या फिर नहीं। लेकिन स्टाफ के सभी लोगों ने यही कहा कि आज तो 12 बजे ही दीपिका स्कूल से जा चुकी थी। ये सुनकर लोकेश के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अब उसने अपने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी भी रिलेटिव ने ये नहीं कहा कि दीपिका उनके घर पर आई है या फिर दीपिका से उनकी बात हुई है। और अब लोकेश की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दीपिका लोकेश को बिना बताए कहीं चली जाए। इसलिए लोकेश ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना मुनासिब समझा। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के दीपिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। हालांकि पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है और उसी शाम को दीपिका की स्कूटी मेलुकोट में योग नरसिम्हा मंदिर के आसपास में दिखाई दी जाती है। लेकिन काफी छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को दीपिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और ऐसे ही आगे के 2 दिन भी बीत जाते हैं। लोकेश को अब ऐसा लगने लगा था कि पुलिस वाले इस केस को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। नहीं तो स्कूटी मिलने के बाद भी भला दीपिका को कोई वो कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
जिसके बाद लोकेश और कुछ लोग मिल करके जहां पर स्कूटी मिली थी वहीं के आसपास के एरिया में कुछ सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वो दीपिका तक पहुंच जाएं। कि तभी उन्होंने देखा कि आसपास में काफी सारी चील घूमती हुई नजर आ रही थी। और जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि जैसे ही जमीन को खोदना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले एक कपड़ा दिखाई दिया जाता है और उस कपड़े को देखते ही लोकेश फूट फूट कर रोने लगा था, क्योंकि ये वही कपड़ा था जो कि दीपिका ने आखिरी वक्त पर पहना हुआ था और वो घर से स्कूल के लिए निकल पड़ी थी। पूरी खुदाई करने के बाद एक शव निकला, पर उसकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल था। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका चेहरा पहचानने लायक छोड़ा ही नहीं गया था, लेकिन लोकेश ने उसे पहचान लिया कि वो उसकी दीपिका ही है, क्योंकि उसने कपड़े को पहचान लिया था। फिर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी जल्दी ही वहां पहुंच जाती है और फिर दीपिका के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसा कि पुलिस वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो मिल करके दीपिका को ढूंढ निकालेंगे और उसके शव को ढूंढ करके पुलिस को बताएंगे, उसी तरीके से पुलिस वालों को ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये खबर बहुत ही तेजी से वायरल होने वाली है। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये खबर फैलना शुरू हो जाती है कि एक शिक्षिका और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ ये सब हुआ है। फिर क्या था, ये खबर वायरल होने के बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लेना शुरू कर दिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर दिया। जिसके बाद पड़ोसियों के माध्यम से, यानी कि दीपिका और लोकेश के पड़ोसियों ने पुलिस वालों को ये बताया कि घटना से ठीक 15 दिन पहले ही इन दोनों में बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था और दीपिका का जो शव है वो पहले लोकेश को ही मिला था। और ये सारी कड़ी जोड़ करके पुलिस वालों ने अब पूरा शक उसके पति यानी कि लोकेश के ऊपर डाल दिया था। और हो ना हो ये सारा खेल उसके पति लोकेश का ही रचा हुआ हो सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे हर सवाल का जवाब दो। फिर एक के बाद एक सवालों की बारिश की जाती है और उसी सवाल जवाब में जो वो खुलासा करता है वो सच में काफी हैरत अंगेज था दोस्तों। खैर, लोकेश ने पहले तो पुलिस वालों को ये बताया कि एक 22 वर्षीय नीतीश नाम के लड़के ने दीपिका को घटना वाले दिन कॉल किया था। अब सबसे पहले ये समझिए कि नीतीश कौन था। आपको ये समझ नहीं आया होगा अभी तक। तो नीतीश वो लड़का है जो कि दीपिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और नीतीश का दीपिका के घर पर आना जाना लगा ही रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ ही एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी और उसकी फोटो और वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। और इसी के चलते उसकी पोस्ट को, उसकी रील्स को बहुत सारे लोग लाइक भी करते थे, बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करना शुरू कर चुके थे और उन्हीं फॉलोवर्स में से एक होता है नीतीश। अब नीतीश ने बाकी लोगों की तरह सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो ही नहीं किया था, बल्कि उसे रियल लाइफ में भी फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के थे। अब दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती इतनी बढ़ने लगती है कि नीतीश और दीपिका को दोनों को एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से दोस्ती आगे बढ़ती चली जाती है। दीपिका नीतीश को अपने भाई समान मानती थी और नीतीश भी उसे बहन कहता था, लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि नीतीश सिर्फ एक भाई होने का दिखावा कर रहा था। और इसी तरीके से फिर 2 साल बीत गए थे और अब उसकी रील्स को एडिट करने के बहाने, वो हमेशा उसकी हेल्प करने के बहाने उसे कॉल या मैसेज करता रहता था, लगातार उनके घर पर आया जाया करता था। और इसी के चलते अब दीपिका के पति को यानी कि लोकेश को इस बात से काफी चिड़चिड़ापन छूटने लगा था। नीतीश उसकी पत्नी के कितने करीब आ चुका था और उसे हमेशा कॉल मैसेज करता था, इसका आप अंदाजा लगा सकते होंगे। दीपिका भी उसके घर जाती थी, नीतीश भी उसके घर पर आता था। ये सब देख देख कर लोकेश काफी परेशान होने लगा था और साथ साथ में ही गांव के जो लोग थे अब लोकेश की तरफ देखकर उसकी पत्नी और नीतीश को लेकर के काफी बातें सुनाने लगे थे। और अब इसीलिए लोकेश ने अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद से तुम नीतीश से ना कभी मिलोगी, ना ही उसे फोन पर या मैसेज से बात करोगी। इन सब बातों को लेकर पति पत्नी में काफी ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। लोकेश दीपिका को वार्निंग देता है कि ना तुम उसके घर जाओगी, ना वो हमारे घर मिलने के लिए आया करेगा।
हालांकि दीपिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और उसने नीतीश से कह दिया था कि अब हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म होती है, तो ना मैं तुम्हें मैसेज करूंगी और ना तुम मुझे मैसेज या कॉल करना, ना ही मेरे घर पर आना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि नीतीश सिर्फ भाई होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ और ख्याली पुलाव पका रहा था और इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस वालों को थोड़ा सा ये संदेह होता है कि हो सकता है कि नीतीश का भी इसमें हाथ हो सकता है। और इसी संदेह के चक्कर में पुलिस वाले अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पता ये चलता है कि नीतीश ना तो घर में मौजूद है, ना ही कहीं गांव में मौजूद है। और उसके बाद जब उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उसका नंबर भी बंद आ रहा होता है। अब इन बातों से पुलिस वालों को उसके ऊपर और भी ज्यादा गहरा शक होने लगता है, इसलिए उन्होंने अब उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक करना जारी कर दिया था। और एक बार जब उसका नंबर ऑन हुआ तो उसका नंबर ट्रैक हो जाता है और पता चल जाता है कि वो तो विजयनगर में है। तुरंत वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे खोज करके गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ के दौरान जब पुलिस कहती है कि तुम्ही ने दीपिका के साथ ये सब कुछ किया है, तो जो सच पुलिस वालों को नीतीश ने बताया उसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नीतीश ने पहले तो पुलिस वालों को ये बताना शुरू किया कि जब हम दोनों के बीच में बातचीत होना बंद हो गई थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगने लग रहा था। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद दीपिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और इसलिए मैंने कॉल भी ट्राई नहीं किया, लेकिन जब मैंने कॉल लगाई तो उसका मोबाइल बज उठा और फिर मुझे लगा कि शायद उसके मन में भी कुछ न कुछ तो जरूर है, तो इसलिए अभी तक उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया और मैं उसे बुलवाने की कोशिश में लग गया था। फिर ठीक 20 जनवरी को मैंने उसे कॉल किया और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था और मैंने उसे कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मुझे जन्मदिन के लिए बधाई नहीं दोगी। हालांकि दीपिका ने उसको जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन नीतीश ने दीपिका की बधाई को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे मिल करके बधाई देनी होगी। अब नीतीश दीपिका से मिलने के लिए जिद करने लगता है। हालांकि दीपिका ने उसे मना भी किया कि वो उससे नहीं मिलना चाहती और वो उसके फोन को काट करके स्कूल के अंदर चली गई, जिसके बाद मोबाइल पर लगातार नीतीश उसे कॉल करता रहा, जिससे वो परेशान हो करके दीपिका अब नितिन से मिलने के लिए स्कूल से निकल जाती है। समय दोपहर के तकरीबन 12 बजे के आसपास का ही था। दीपिका उससे बताए हुए स्थान पर अब चली जाती है और वो दोनों तलहटी में बात करने लगे। अब दीपिका को नीतीश फोर्स करने लगता है कि वो पहले की तरह ही उससे बात करे, फ्रेंडशिप बनाए रखे। और अब दीपिका जैसा कि नीतीश के बारे में जान चुकी थी कि उसके मन में भाई वाला प्रेम नहीं बल्कि कुछ और खिचड़ी पक रही है, उसके मन को पड़ चुकी थी और इसीलिए उसने मना कर दिया था। और इन्हीं बातों में अब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में नीतीश उसे पीटना भी शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पर जो पर्यटक मौजूद थे वो सब इसे देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने दूर से ही उनका वीडियो भी बना लिया था। ये देख करके नीतीश सतर्क हो गया और रोती हुई दीपिका को सबसे पहले पुचकारना शुरू कर देता है और उसे समझाने लगता है और समझा बुझा करके अब बातों ही बातों में दूसरी जगह लेकर चला जाता है और वहां उसे फिर से वही बात करने लगता है, उसे फोर्स करने लगता है कि पहले की तरह ही मुझसे बातचीत करो। लेकिन एक बार फिर से दीपिका ने भी वही कहा कि अब मेरा पति और मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और ना ही कर सकती हूँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब इतना बोलने के बाद दीपिका पीछे मुड़ करके आगे की ओर चलना शुरू कर देती है और तभी अचानक से पीछे से नीतीश ने सबसे पहले तो उसका शॉल खींच लिया और उसका उसी शॉल से गला घोटना शुरू कर देता है। बेचारी दीपिका वहीं पर गिर जाती है, थोड़ी बहुत उसे चोट भी लग जाती है। अब उसने जल्दी से सबसे पहले पत्थर उठाया, यानी कि नीतीश ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दीपिका के चेहरे पर दे मारा। अब ये सब करने के बाद भी नीतीश का मन नहीं भरा था तो उसने शॉल से पहले तो उसका ढक दिया और फिर उसके गला दबाना शुरू कर देता है और गला घोट करके उसकी जान ले लेता है। फिर उसको जल्दी से वहीं पर 2 फीट के तकरीबन में गड्ढा खोदता है और दीपिका के शव को वहीं पर दफन कर देता है। इसके बाद नीतीश अपना स्मार्टफोन बाहर निकालता है और अपने पिता को एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता है। उस मैसेज में कुछ ऐसा उसने बोला था कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा
हो सके तो मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ लीजिएगा और उसकी शादी करवा दीजिएगा। मैं शायद अब कभी घर वापस नहीं लौट करके आऊंगा। इतना मैसेज वो ड्रॉप करके पहले अपने मोबाइल को बंद कर देता है और दीपिका के मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और वहां से भाग जाता है। और ये सारी बातें खुद नीतीश ने पुलिस वालों को बताई थी। नीतीश के गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ होगा आप सब भी जानते हैं। लंबी कार्यवाही चलेगी, फिर जाके सजा होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस घटना को तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं और मुझे अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज या वीडियो या फिर आर्टिकल नहीं मिला है जहां पर वो मेंशन किया गया हो कि इस बंदे को सजा हुई या फिर नहीं हुई। बाकी अगर आपको किसी को भी इस बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से कृपया करके प्लीज जरूर बता दीजिएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या किसी से दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए या नहीं? क्या किसी की कुछ बातों से अगर आपको संदेह मिलता है तो क्या अपनी इस दोस्ती को तुरंत ही तोड़ देना चाहिए? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वैसे मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि किसी से दोस्ती कीजिए या मत कीजिए, लेकिन किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उसका छोटा सा बच्चा बिन मां का हो गया किसी एक शख्स के प्यार की वजह से। तो प्यार को कभी इतना हावी मत होने दीजिए कि किसी के प्यार को छीन करके आप अपने प्यार के काबिल बनाएं। ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी के जीवन को बचा सकता है, क्योंकि ये जो कहानी है आपको अलर्ट करती है कि आप किस पर विश्वास करें किस पर नहीं। कहीं से भी थोड़ा सा भी संदेह होता है तो आपको ऐसे इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए जो आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।